नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। आज ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन है। 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9 की रात देर रात और 10 की सुबह, अब तक जो डेवलपमेंट्स में हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे देश में कई न्यूज़ चैनल हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल हैं। इसके अलावा कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो कि भ्रांतियां फैलाते हैं, जो कि र्यूमर्स फैलाते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ होती है, जो ट्रस्टवर्दी न्यूज़ होती है, वही हम आपको बताते हैं पूरे फैक्ट्स के साथ। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं उस चर्चा की जिसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स में है। 9 की दरमियानी रात में जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। जी हां दोस्तों, कल रात भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है, वो शायद इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह का जवाब कभी किसी देश द्वारा दूसरे देश को नहीं दिया गया, लेकिन यह शायद पहला मौका है कि जब दो न्यूक्लियर कंट्री, भारत और पाकिस्तान, आमने सामने हैं और उसके बाद भारत द्वारा यह जानते हुए कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वो कुछ भी कर सकता है, जिस तरह का जवाब दिया गया है वो शायद आज तक कभी नहीं दिया गया होगा। तो जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पीएएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पीएएफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था भारत पर हमला करने के लिए। उसका नाम है बुनियान अल मारसूस, जिसका मतलब है ना टूटने वाली दीवार। जी हां दोस्तों, लेकिन ये जो नाम है, बिल्कुल कुछ उल्टा ही हुआ वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। और भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ना कभी गिरने वाली दीवार थी, जो अभेद दीवार थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 10 स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस थे, उनको निशाना बनाया है और यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। जी हां, मैं आपको उन एयर बेसेस के बारे में बताऊंगा जहां पर भारत ने हमला किया, मिसाइल से, ड्रोन से, और उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पहले बात करता हूं उन एयर बेसेस के। 10 एयर बेस के नाम मैं बताऊंगा आपको। उसमें से पहला नाम है मुरीद एयरबेस का। मैं मुरीद एयरबेस का नाम इसलिए पहले ले रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2-3 दिनों से स्वॉर्म ड्रोन के फॉर्मेशन में लगातार भारत पर हमला कर रहा था। आखिर ये स्वॉर्म ड्रोन कहां से ऑपरेट किए जा रहे थे, कहां उनका कंट्रोल और कमांड सेंटर था? तो जी हां दोस्तों, उनका जो कंट्रोल और कमांड सेंटर था इसी मुरीद एयरबेस में था। पाकिस्तान का एक मुरीद शहर है, मुरीद इलाका, वहां से ही ये कंट्रोल और कमांड किए जा रहे थे। जो ड्रोन्स भारत की सीमा में लगातार अलग अलग, जो कभी 26 जगहों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो कभी 10 जगहों पर। तो ये कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम मुरीद में ही था, जिसको भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस मुरीद एयरबेस से टर्किश ओरिजिन के असिस गार्ड, सोनगार्ड ड्रोन्स, इसके अलावा कुछ चाइनीज ड्रोन्स, इसके अलावा बरियाक्तर TB2 ड्रोन, जो टर्की का ये एक ड्रोन है, ये वहां से ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा अकिंसी ड्रोन है, जो बरियाक्तर TB2 ड्रोन के बाद टर्की ने बनाया था, लेटेस्ट वर्जन है। यही इसी जगह से, इसी मुरीद से ऑपरेट किया जा रहा था। इन सारे को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद इसी कड़ी में दूसरा नाम जो आता है वो है नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर्स है, जिसको जनरल हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। उसी से कुछ दूरी पर यह नूर खान एयरबेस है। ये चकलाला इलाका है रावलपिंडी का, वहां पर यह नूर खान एयरबेस स्थित है। वहां भारत ने जबरदस्त हमला किया। कहा जाता है कि इस एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहां पर पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो C-130, जो हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, ये
वहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा होगा, तो वहां पर ये स्टेशन था, उसको ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा JF-17 थंडर और JC-10, ये दोनों चाइनीज ओरिजिन के प्लेन है, फाइटर प्लेन्स हैं, इन दोनों का हैंगर है वहां पर, सबको भारत ने ध्वस्त कर दिया। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है रफीकी एयरबेस, ये शॉरकोट में है, और शॉरकोट में इसका हैंगर है। यहां पर JF-17 थंडर, JC-10 दोनों के हैंगर्स हैं यहां पर, उसको भी भारत ने तबाह कर दिया है। इसके बाद नाम आता है रहीम यार खान। यहां पर शेख जायद एयरपोर्ट है, ये पंजाब में आता है, रहीम यार खान, इसको भी भारत ने ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद है सरगोधा। सरगोधा को सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता है पाकिस्तान का, और यहां पर F-16, JF-17 थंडर और जो JC-10, ज्यादातर प्लेन जो है सरगोधा में पाकिस्तान ने स्टेशन करके रखे हैं। इस पर भी भारत ने अटैक किया है और उसको भी तबाह कर दिया है, काफी नुकसान पहुंचाया है। इन सब के अलावा सक्कर, चुनियान, बुलारी एयरबेस हैदराबाद, मसरूर कराची का ये एयरपोर्ट है, और मसरूर जो एयरबेस है इसको पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला सबसे बड़ा एयरबेस है, तो उसको भी भारत ने ध्वस्त कर दिया है। ना सिर्फ इन एयरबेसेस को ध्वस्त किया है पाकिस्तान में घुसकर भारत ने ड्रोन्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स के जरिए, बल्कि आज श्रीनगर में जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने घुसने की कोशिश की, तो श्रीनगर के ऊपर भारतीय एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट में अपने 2 प्लेन भी गंवा दिए। भारतीय तैयारों ने, जो भारतीय एयरफोर्स के विमान हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उन्होंने 2 पाकिस्तानी PAF के विमान को मार गिराया। तो ये तो पाकिस्तान की जो है नाकामयाबी से साफ झलकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का क्या दावा है। पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने भारत के कई एयरबेसेस पर हमला किया है। तो जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से, जो कॉन्फर्मेशन आया है कि जी हां, ड्रोन्स के जरिए और मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने इन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। इक्विपमेंट्स और पर्सनल के टर्म में उन एयरबेसेस के नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें पठानकोट एयरबेस है, इसमें उधमपुर एयरबेस है, इसमें भटिंडा एयरबेस है, और इसमें श्रीनगर एयरबेस है, जहां पर पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया है। हालांकि डैमेज की जो इंटेंसिटी है, उसका जो वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया है। और पाकिस्तान ने कल दरमियानी रात, देर रात 9 तारीख की रात को पहली बार सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी फतेह 2 से भारत के अंदर हमला किया, और इस मिसाइल का जो रेंज है वो 290 किलोमीटर या उससे अधिक कह सकते हैं। इस मिसाइल का निशाना था सिरसा का एयरबेस स्टेशन, जो हरियाणा में सिरसा है, वहां पर इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बहुत हाई एजाइल, बहुत तेजी के साथ ये ट्रैवल करने वाला ये मिसाइल है, लेकिन इसको सक्सेसफुली जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और एक बड़ा जो वहां पर डैमेज हो सकता था उससे बचा लिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो दोस्तों, ये तो बात रही कि पाकिस्तान और भारत की, कि भारत ने किस तरह से हमला किया पाकिस्तान के एयरबेसेस पर, 10 एयरबेसेस पर, और पाकिस्तान ने बदले में किन एयरपोर्ट्स पर, किन एयरबेसेस पर भारत में हमला किया। अब बात करते हैं भारत के उन जो मिसाइल सिस्टम की, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत का, या एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने अभी तक लगातार 4 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। 3 दिन पाकिस्तान ने जोरदार हमला किया है शाम को, लेकिन उसमें पाकिस्तान भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, हल्का फुल्का कोलैटरल डैमेज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत के, जिन्होंने हमारे अलग अलग राज्यों में जो जगह हमारे एयर बेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहला नाम है उसका S-400, जो रशियन ओरिजिन का एयर डिफेंस सिस्टम है। दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर सिस्टम इसको माना जाता है। उसके बाद माना जाता है कि इजराइल का आयरन डोम, S-400 के बाद ही उसका नाम आता है। इसके बाद एरो आता है, जो कि इजराइल और अमेरिका का
ज्वाइंट वेंचर है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो भारत के एंटी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसमें पहला नाम डिफेंस सिस्टम है, उसमें पहला नाम S-400 का आता है। इसके अलावा भारत के बराक 8, आकाश, पिचौरा, इन सब सिस्टम्स ने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया पाकिस्तान के हमलों को थ्वॉट करने में। थ्वॉट किया उन्होंने, पाकिस्तान के हमलों को बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद किया, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे लगातार एक्टिवेट थे और इन्होंने पाकिस्तान की किसी भी नापाक चाल को, नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर कि अभी क्या चल रहा है। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से भारत ने हमला किया, किन किन एयरबेस को तबाह किया और पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है, उसमें जो जियोपॉलिटिकल क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जियोपॉलिटिक्स जो है क्या चल रहा है उसमें। तो दोस्तों, आज 10 तारीख है और आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात की और जयशंकर से बात करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात की। इससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की। लगता है कि जयशंकर साहब की तरफ से उनको कहा गया होगा कि रियल बॉस जो है आसिम मुनीर हैं, उनसे आप बात कीजिए। तो शायद इसी वजह से उन्होंने पहली बार आसिम मुनीर से बातचीत की, जनरल आसिम मुनीर से। और ऐसा लगता है कि अमेरिका का रुख देखकर कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो से बात करने के बाद आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कहा कि उनकी जो नेशनल कमांड सेंटर, न्यूक्लियर कमांड सेंटर है या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जो कि न्यूक्लियर हमलों में डील करती है, न्यूक्लियर हमलों के बारे में फैसला लेती है, उसकी बैठक बुलाने को कहा, इमरजेंसी बैठक बुलाने को कहा। तो हो सकता है कि शायद भारत का रुख देखकर, जो कि बहुत दृढ़ था, हमारे विदेश मंत्री ने साफ तौर से मार्को रूबियो को कह दिया था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह एक्ट करता है, इसी तरह से हमला करता रहा तो हम रुकेंगे नहीं, उसी प्रोपोर्शन में हम जो जवाब देंगे। तो शायद मार्को रूबियो की तरफ से शायद ये कहा गया हो कि तुम उनको न्यूक्लियर हमले की धमकी दो। इस तरह का हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन कुछ हालात जो है इसी तरह के दिखाई देते हैं क्योंकि उनसे बात करने के बाद तुरंत आसिम मुनीर ने कहा होगा शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने नेशनल न्यूक्लियर कमांड सेंटर की जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, क्योंकि मार्को रूबियो ने कहा होगा आसिम मुनीर को कि भारत ऐसे टेबल पर नहीं आएगा, तुम न्यूक्लियर हमले की धमकी दो। शायद इस तरह का कुछ हुआ होगा, जैसा कि मेरा एनालिसिस है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूं। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका का जो रोल है वो बहुत संदिग्ध है, क्योंकि कल यानी 9 तारीख को IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन जो है वो भी जो है अप्रूव कर दिया है। और दोस्तों, जो IMF में अमेरिका का जो वोटिंग का शेयर है, उसका जो वेटेज है वो 16.2% का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि भारत प्रोटेस्ट कर रहा था, भारत नहीं चाहता था कि IMF जो पाकिस्तान को किसी तरह का लोन दे, क्योंकि अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो इस्तेमाल टेरर में किया जाएगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा हथियार खरीदने में, वो इस्तेमाल किया जाएगा अय्याशी में। जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं वो जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने जरूर सपोर्ट किया होगा, तभी पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन लिया। इसी वजह से मैं ये सारा एनालिसिस करके कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में अमेरिका हालांकि दिखा रहा है कि भारत की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में वो पूरी तरह से भारत के साथ है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। जिस तरह से पाकिस्तान को अप्रूवल मिला $1 बिलियन का IMF का, उससे साफ तौर से लगता है कि अमेरिका दोहरी नीति खेल रहा है, दोगली चाल चल रहा है। तो ये तो थी जियोपॉलिटिक्स की बात। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद क्या होगा। दोस्तों, जो फिजाओं में जो बात चल रही है, ये बात चल रही है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह के जो हमले देखा, जिस तरह का इंटेंसिटी था भारतीय हमलों का, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और ऐसा लगता है कि बैकडोर चैनल से
पाकिस्तान ने भारत को टेबल टॉक के लिए ऑफर दिया है, और हालांकि ये पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें चल रही हैं, जो फिजाओं में इस तरह की बातें जो है होती रहती हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। हालांकि ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन किसी तरह का नहीं आया है, लेकिन साफ तौर से जाहिर है कि भारत का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हमले के बाद, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। और एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता दोस्तों। आप ये देखिए कि 48 घंटे के लिए पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, किसी भी तरह की कोई फ्यूल सप्लाई कॉमन मैन को नहीं होगी। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में धीरे धीरे करके फ्यूल की कमी हो रही है, और टैंकों के लिए और एरोप्लेन्स के लिए, फाइटर प्लेन्स वगैरह के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, टरबाइन फ्यूल्स की जरूरत होती है, नॉर्मल फ्यूल्स की जरूरत होती है, तो वो लगातार डिप्लीट हो रहा है उनका स्टॉक। शायद इसी वजह से पाकिस्तान जो है टेबल टॉक पर आने की कोशिश कर रहा है। शुरू में उसने सोचा कि 3-4 दिनों तक जबरदस्त हमला करके भारत को क्षति पहुंचा दी जाए और उसके बाद भारत को टेबल टॉक के लिए जो इनवाइट किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान का एंटिसिपेशन था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और भारत ने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से हमला किया, पाकिस्तान ने इस तरह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। शायद इसी वजह से अब वो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। अभी उसने न्यूक्लियर कमांड सेंटर की बैठक बुलाई है, ताकि वो भारत को बोले कि अब हम न्यूक्लियर हमला करेंगे और भारत जो है न्यूक्लियर हमले से डर कर टेबल टॉक के लिए आ जाए। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये कुल मिलाकर यही अभी स्टेटस है। आज की रात एंटिसिपेटेड है, एजेंसियां भी, हमारी सेना भी सारे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज की रात फिर कोई नापाक हरकत, बड़ी नापाक हरकत की जा सकती है। उसके लिए हमारी सेना और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से तैयार है, और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें